चलो भाई, बातें बंद। गुड आफ्टरनून सबको। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वैसे अगर मैं बताऊं तो हमने सिलेबस की शुरुआत की थी अपने ज्यूरिस में। कहां से? चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है जी? लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। सबसे पहले मैंने कहा था हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों से रिलेटेड एक ही लॉ है जिसका नाम क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ईयर 1996। देखो, मैंने आपको बताया था आपके जो मॉड्यूल्स अब डिजाइन किए गए हैं उनमें चैप्टर के नाम रखे गए हैं लॉ रिलेटिंग टू दिस। भाई फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि इससे रिलेटेड लॉ कौन सा है? आईटी एक्ट। इसी तरीके से चैप्टर का नाम है लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। तो उसमें बताया गया भाई इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं। तो पहले बोला गया एक है जी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, दूसरा कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रूल्स है, और एक क्या है? मीडिएशन एक्ट है। अब हमने शुरुआत की थी किसकी? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की। किसकी? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की। इस चीज की शुरुआत की थी। बोलो भाई। इसमें मैंने आपको बताया था अलग अलग पार्ट्स में है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया आपके सिलेबस के अनुसार। पार्ट 1 में जितनी भी बातें हैं हमने कंप्लीट पढ़ ली है, यानी कि आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब हमने सीधा एक्ट की शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको पहले आर्बिट्रेशन पढ़ाया, फिर आर्बिट्रेटर पढ़ाया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या है ये पढ़ाया, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है जी। और मैंने ये कहा था ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अब समझो, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, एक तो है यहां से लेकर के ये, जिसको नाम ही क्या दिया गया है? इंट्रोडक्शन। और एक हिस्सा ये है, अब ये वाला जो हिस्सा है ये अपने काम का है। ऑल्दो क्वेश्चन नहीं बना, बट इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट की हिस्ट्री क्या। भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आ गया था, उसके बाद अमेंडमेंट्स कैसे आई, क्या क्या चीजें जरूरी हुई, कौन से बड़े स्टेप उठाए गए थे इस एक्ट में। अब फटाफट से एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू दे देता हूं कि उससे पहले ये भी पढ़ लो। वैसे मैंने ये बताया था कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो आया था 1996 में, ये एक ऐसा एक्ट था, यानी कि इसको लाया गया था किस चीज के लिए? तो कंसोलिडेट, यानी कि इकट्ठा करने के लिए, एंड अमेंड, बदलने के लिए। किससे रिलेटेड? द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, as also to define the law relating to conciliation and for the matters connected therewith or incidental thereto। मतलब ये कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जब आया तो ये किस लिए आया? ये आर्बिट्रेशन क्या होता है ये बताने के लिए। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पढ़ चुके हो। दूसरा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी पढ़ चुके हो। एक किस चीज के लिए आया? फॉरेन अवार्ड को कैसे एनफोर्स करवाते, ये टॉपिक अपना पेंडिंग है जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद कह रहे इस एक्ट में बात हुई है किस बारे में भी? कंसिलिएशन के बारे में भी। किस बारे में? कंसिलिएशन के बारे में। और कंसिलिएशन भी अभी अपना पढ़ना पेंडिंग है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बोलो भाई। ये इसलिए एक्ट आया था। अब थोड़ा सा काफी ज्यादा हिस्टोरिकल चीजें बता रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का जो इतिहास है भारत में वो शुरू होता है बहुत पुराने समय से, जिसको आप पहले सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से जानते हो। ये आपके सिलेबस में भी है। जो आया था कब? एक्ट नंबर 8 था 1859 का, जिसने सिविल कोर्ट्स का जो प्रोसीजर है उसको कोडिफाई किया था। कोडिफाई करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो कह रहे सिविल प्रोसीजर कोड जब आया था उसने इकट्ठा किया था सारी चीजों को, और उसमें सेक्शन 312 से 325 है जो इस एक्ट के, वो आर्बिट्रेशन के बारे में बताते हैं कि आर्बिट्रेशन कैसे होती है। आर्बिट्रेशन बिटवीन द पार्टीज टू अ सूट। भाई इसमें सेक्शन 312 से 325 थे जो बताते हैं किस बारे में? कि आर्बिट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। इन शॉर्ट सीपीसी जो था उसमें लिखी गई थी आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग बातें, जबकि सेक्शन 326 एंड 327 डील करते थे कि आप आर्बिट्रेशन बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के भी करवा सकते हो। ठीक है, ये अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना, ये समझना है कि देखो कैसे कैसे हिस्टोरिकल चीजें चली थी। अगला जो टॉपिक अगले पैराग्राफ में वो हम प्रॉपर याद करेंगे, और इसमें से जैसे ये वाली लाइन हो गई कि सीपीसी में सबसे पहले जिक्र हुआ था, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करना।
अब इतना समझो कि सबसे पहले जिक्र कह रहे सीपीसी में हुआ था। ये प्रोविजन, these provisions were in operation when the Indian Contract Act 1872 came into force, which permitted settlement of disputes by arbitration under section 28 therefore। कह रहे ये चीज उस समय भी चलती आ रही थी, लागू हो रही थी। कब? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आया, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो सेक्शन 28 थे उसने भी इस चीज का जिक्र किया था। कह रहे उसके बाद एक्ट नंबर 8 आया था 1859 का, उसके बाद और कोड्स आते गए, सिविल प्रोसीजर कोड, फिर एक्ट नंबर 10 था 1877, एक्ट नंबर 14 1882, बट कुछ ज्यादा बदलाव नहीं लाया गया। कह रहे सीपीसी में बदलाव आते गए, बट आर्बिट्रेशन से रिलेटेड इतना कुछ बदलाव नहीं आया था, इतने कुछ चेंजेस नहीं आए थे, वो प्रोविजंस सेम ही थे। साल आया 1899, इट वाज द ईयर 1899, जब क्या हुआ दैट एन इंडियन एक्ट एंटाइटल्ड द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1899, की उस समय जिक्र हुआ, एक एक्ट आया 1899 में कि इसको हम पास करेंगे, जिक्र हुआ। ये बेस्ड था किस पे? इंग्लैंड में जो लॉ एप्लीकेबल है, मॉडल लॉ ऑफ द इंग्लिश एक्ट ऑफ 1899। ये जो 1899 एक्ट था ये अप्लाई होता कब? अप्लाई टू द केसेस वेयर इफ द सब्जेक्ट मैटर जो आर्बिट्रेशन में आता वो सूट का सब्जेक्ट मैटर है, तो सूट आप चाहते तो क्या कर सकते थे भाई? फाइल करते, जब बाद में करते, बट उसमें ये जिक्र था कि इस पे आप क्या करवा सकते हो? आर्बिट्रेशन भी करवा सकते हो, टू बी इंस्टीट्यूटेड इन अ प्रेसिडेंसी टाउन। जैसे अगर वो सूट फाइल होने वाला होता प्रेसिडेंसी टाउन में, जो सूट आप फाइल कर सकते थे उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आर्बिट्रेशन भी हो सकती थी, ये बात बोली गई। फिर आता है क्या? सिविल प्रोसीजर कोड 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, और उसका जो शेड्यूल 2 था, शेड्यूल 2 टू द सेड कोड कंटेंट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन विच एक्सटेंडेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कि पहले सिर्फ प्रेसिडेंसी टाउन का जिक्र हुआ था, फिर आया जब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो उसमें जिक्र हुआ इस चीज का कि क्या कर दो जी, इसमें जो शेड्यूल 2 है उसमें आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग बातें लिखी गई, और बोले ये पूरे और जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया होता था वहां भी अप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ? फिर सिविल जस्टिस कमेटी ने 1925 में कुछ चेंजेस बताए कि आर्बिट्रेशन लॉ से रिलेटेड कुछ चेंजेस कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस बाय सिविल जस्टिस कमेटी। और इसकी जो रिकमेंडेशंस आई थी इसके बेसिस पे क्या बोला गया? द इंडियन लेजिस्लेचर पास्ड द एक्ट, एक एक्ट आया जिसका नाम क्या पड़ा? आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट के प्रियम्बल में लिखा था, इंडिकेटेड क्या लिखा था प्रियम्बल में, कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? तो बोला गया इट वाज अ कंसोलिडेटेड एंड अमेंडिंग एक्ट एंड वाज एन एग्जिस्टिव कोड इन सो फॉर एज द लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन इज कंसर्न। ये जब आया तो इसमें लिखा गया कि हम आर्बिट्रेशन जो होती है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, उस समय का ब्रिटिश इंडिया, इससे रिलेटेड हम इस एक्ट में बताएंगे। और ये एक्ट अब अपने आप में एक तरीके से सेपरेट एक्ट आया है जिसमें हम आर्बिट्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे। इसमें बोला गया आर्बिट्रेशन में बी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट और विद द इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वेयर देयर इज नो सूट पेंडिंग और इट मे बी आर्बिट्रेशन इन अ सूट। इसमें यह लिखा गया कि आर्बिट्रेशन आप चाहो तो बिना कोर्ट में जाए भी करवा सकते हो, यानी कि जो मुद्दा कोर्ट में नहीं गया है, अभी कोई सूट शुरू नहीं हुआ वहां भी, और आर्बिट्रेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है इन बिटवीन सूट भी, दैट इज सूट फाइल हो चुका है उसके बाद भी बोला जा सकता है क्या? कि आर्बिट्रेशन करवाई जाएगी। आई बात समझ में? वो रिकमेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम द 1940 एक्ट बिकम आउटमोडेड। वो क्या हो गया जी? पुराना हो गया, और अब जरूरत महसूस हुई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज जो थी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, उन्होंने भी बोला कि इसको अमेंड किया जाए, इसको बदला जाए, ताकि जो हमारे आजकल चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्या हो सके जी, इसमें भी बदलाव आ सके, एंड टू रेंडर इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मोर इफेक्टिव। और ये जो बदलाव आ रहे हैं हमारे इकोनॉमी में, हम जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जो हम लाना चाहते हैं, इसके साथ ही इस एक्ट में भी बदलाव आना चाहिए। इसके अलावा ये बोला गया बिसाइड्स आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के अलावा जरूरत है अदर मैकेनिज्म्स भी ढूंढो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के, जैसे मीडिएशन, कंसिलिएशन, इनको भी लीगल मान्यता दो, और सेटलमेंट एग्रीमेंट भी करवाने की बात करो पार्टीज में, कि आप मीडिएशन और कंसिलिएशन के थ्रू सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं रेदर देन आर्बिट्रल अवॉर्ड लाने के लिए। और जो सेटलमेंट एग्रीमेंट आएगा कि पार्टीज ने समझौता कर लिया है, ये भी किसके जैसे आना चाहिए? जैसे आर्बिट्रल अवॉर्ड आता है। बताया था ना, आर्बिट्रेशन इज लाइक डिस्प्यूट को सोल्व करवाना, कि इसमें एक पार्टी जीत सकती है, एक पार्टी हार सकती है।
जबकि सेटलमेंट एग्रीमेंट ये होता है कि हार जीत एक तरफ है जी, दोनों के बीच में जो टेंशन है उसको लोअर करके, उसको लो डाउन करके क्या कर लो जी, सेटलमेंट पे पहुंच जाओ, एक सेटलमेंट कर लो। आई बात समझ? ये कुछ बातें लिखी है कि पहले सीपीसी में ही जिक्र था, फिर आर्बिट्रेशन एक्ट अलग से लाया गया, फिर हमें जरूरत महसूस हुई बदलाव लगाने की, और सबसे बड़ा फिर जो चेंज था वो ये था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि इन लॉ कमीशन की बातों को और जो रिकमेंडेशंस को देखते हुए फिर क्या किया गया जी, बदलाव लाने के लिए और अमेंडमेंट लाने के लिए कि विद अ व्यू टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, international commercial arbitration, enforcement of foreign arbitral awards, and also to provide for a law relating to conciliation and related matters, a new law called Arbitration and Conciliation Act 1996 has been passed। कि कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए किससे रिलेटेड लॉ, जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, फॉरेन अवार्ड्स के एनफोर्समेंट से रिलेटेड है। शुरुआत में भी पढ़ा था ना, ऊपर नहीं पढ़ा है प्रियम्बल क्या कहता है ये चीज। तो इस सोच के साथ क्या किया गया जी, 1996 में एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या पड़ा, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। और ये हमने पढ़ा था, द न्यू लॉ इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यूनिसेट्रल मॉडल पे बेस्ड था, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए एक मॉडल लॉ तैयार किया गया था। मॉडल लॉ मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं इसको। ऐसे समझो, आप जब इंग्लिश पढ़ते थे 9th-10th में, या आपने जब लेटर्स ड्राफ्ट किए होंगे, याद हो, फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, मेमोरेंडम कैसे लिखते हैं, इनविटेशन कैसे बनाते हैं, याद है? तो सैंपल करके दिए जाते थे, सैंपल नोटिस या सैंपल लेटर, जिसको टीचर बताता था कि देखो ऐसे लिखना होता है, और फिर आप सैंपल के बेसिस पे नए नोटिस ड्राफ्ट करते थे। तो वैसे ही एक मॉडल लॉ प्रिपेयर कर दिया जाता है कि अगर इस मुद्दे से रिलेटेड अगर लॉ बनाना है तो उस लॉ में ये चीजें होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर सभी कंट्रीज क्या कर लेती हैं, अपने अपने हिसाब से अपनी कंट्री के अनुसार अमेंडमेंट्स वगैरह करके क्या कर लेती हैं जी, चेंजेस ले आती हैं। आई बात समझ? बोलो भाई, ये बात समझ पा रहे हो? उसके बाद ऐसा होता है कि फिर वो चेंजेस लाए जाते हैं, समझ गए? ये चेंजेस उसके बाद आते हैं। इसी तरीके से जब मान लो इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट्स के लिए लॉ बनाना है, स्टेट को अपना अपना लॉ बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा भी था कि अलग अलग लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट 1 है जिसमें यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन किस किस चीज पे लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 में स्टेट के मैटर्स होते हैं, लिस्ट 3 में कंकरेंट लिस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी एक मॉडल लॉ भी ड्राफ्ट कर सकती है कि आप स्टेट चाहें तो अपने अनुसार एक लॉ बना सकती हैं, बट मॉडल लॉ ये कहता है कि ऐसे ऐसे वो लॉ रहेगा। आई बात समझ में? बोलो भाई। तो ये 1996 जो बनाया गया था एक यूनिसेट्रल मॉडल पे बेस्ड था। ये यूएन ने जो मॉडल बना करके दिया था, मॉडल लॉ जो था उसके बेसिस पे इसको बनाया गया था। और जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, ये किस चीज पे फोकस करता था कि स्ट्रीमलाइनिंग, मतलब कैसे हम एक प्रॉपर प्रोसेस बता दें, आर्बिट्रेशन कैसे चलेगी, और फैसिलिटेट करता है कंसिलिएशन को भी बिजनेस मैटर्स में। मैं लास्ट में इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आप पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ चुके हो पार्ट 1, तो आपको पता है। बता दो, प्रॉपर अच्छे से ना बता रखा हो तो पूरा आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, प्लेस के रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, चैलेंज प्रोसीजर, आर्बिट्रल अवार्ड कैसे आएगा, उसमें आप चेंजेस, उसकी इंटरप्रिटेशन करेक्शन कैसे करवा सकते हो, एडिशनल कैसे मांग सकते हो, सेट असाइड कैसे करवा सकते हो, एनफोर्समेंट कैसे होगी। ना पढ़ा हो तो बता दो। तो ये इस सोच के साथ, अगर मैं पहले पढ़ाता और मैं तुम्हें कहता हूं उसमें ऐसा है ऐसा है, तो आप इमेजिनेशन ही बनाते, पता नहीं क्या होगा। अब आप समझ पा रहे हो कि हाँ बात तो सही लिखी है इसमें कि इसने आर्बिट्रेशन के बारे में काफी कुछ बताया है। अब कंसिलिएशन नहीं पढ़ा तो आप सोच रहे हो कि कंसिलिएशन में क्या होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? द एक्ट रिकॉग्नाइजिंग द ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब समझ में आ रहा होगा, इस एक्ट ने ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज, ऑटोनॉमी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। भाई आपको कैसे आर्बिट्रेशन चलानी, ये पावर किसको सौंप दी? बोलो भाई, पार्टीज को सौंप दी ये चीज। तभी तो लिखा है ना कि एक्ट ने बताया ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज, की पार्टीज क्या है, आजाद हैं। इसलिए इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, की प्रोसीडिंग्स को कैसे चलाना है।
ट्रिब्यूनल कैसे चलाएंगी, पार्टीज को ऑटोनॉमी दे दी। एंड अबोलिशेस द, पुराना जो तौर तरीका था कि आप चाहो तो जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो, कि अगर आप अवार्ड आया तो अवार्ड चेक करवा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कोर्ट के द्वारा रिव्यू करवाना कि ये चीज सही है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन और जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा। तो लिखा गया कि आप ये चीज, तो ये हटा दिया इस एक्ट में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं करवाना, एंड मिनिमाइजेस द सुपरवाइजरी रोल ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट जो सुपरविजन करते हैं उसको भी कम किया गया। The autonomy of arbitral award has further been strengthened by empowering them to decide on jurisdiction and to consider objection regarding the existence or validity of the arbitration agreement. इस एक्ट में यह भी बोला गया कि ट्रिब्यूनल को पावर दे दी। आगे ना बात समझ में, सेक्शन 16 की बात हो रही है कि ट्रिब्यूनल को पावर दी गई कि उनको खुद के पास पावर है, वो अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकते हैं, और एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, वैलिड है या नहीं, इस चीज पे भी डिसीजन ले सकते हैं। सेक्शन 16 की बात हो रही है, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूं ये टॉपिक। अब समझे कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है। डन। ये आपको लिखना है 1996 के लिए। ये है सेक्शन 1, मत सेक्शन धारा की बात नहीं कर रहा, ये पहला हिस्सा है, ठीक है जी। ये कह लो मतलब ये पहला हिस्सा है आंसर ड्राफ्ट करने का, और इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार, पढ़ के देखो अपने आप से, फिर से सुन लो। अभी अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, इसके ना मैं आपको 3-4 हिस्से बताऊंगा कि देखो 1996 में ये हुआ, 2015 में ये हुआ, 2019 में ये हुआ, 2021 में ये हुआ, ऐसे अलग अलग। तो सबसे पहला हिस्सा अपन ने ये पढ़ा कि 1996 जब एक्ट आया तो इसने क्या किया, आर्बिट्रेशन जो चलाने के लिए ऑटोनॉमी प्रोवाइड की। एक पॉइंट तो ये लिख लेना, और दूसरा ये लिख लेना कि ट्रिब्यूनल को भी पावर दी कि वो अपने जुरिस्डिक्शन पे रूल कर सकती है। डन। ये है पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा फिर यहां से शुरू होगा, क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ जी, कुछ कह रहे जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ डिफिकल्टीज आई, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को अप्लाई करने में कुछ इश्यूज आए, देखा गया भी कुछ खामियां हैं। तो क्या था, क्या देखा गया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बाय कोर्ट इन सम केसेस हैव रिजल्टेड इन डिले ऑफ डिस्पोजल ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एंड इंक्रीज इन द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन आर्बिट्रेशन मैटर्स व्हिच टेंड टू डिफीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। कह रहे धीरे धीरे ये देखा गया कि कोर्ट का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस है आर्बिट्रेशन के बीच में, और कोर्ट्स ने कुछ प्रोविजंस को जब एक्सप्लेन किया तो उसके कारण ना डिले होने लग गई आर्बिट्रेशन में। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने गलत किया, कोर्ट ने जब प्रोविजंस को समझाया तो पता लगा कि हाँ इस एक्ट के में तो कुछ खामियां हैं अभी, तो कोर्ट के पास अप्रोच कर रही हैं पार्टीज। इसके अलावा ये भी देखा कि हाँ कोर्ट का जब इंटरफेरेंस होता है तो कई बार डिले भी हो रहा है, और हम लाए किस सोच के साथ थे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इस सोच के साथ लाए थे कि क्या करना होगा जी, कि जल्दी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए ये चीजें। तो कह रहे वो ऑब्जेक्टिव डिफीट हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, कह रहे विद व्यू टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, इन खामियों को दूर करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 लेकर के आए, जो पार्लियामेंट में पास हुआ। अब आपको 1996 में तो ये 2 पॉइंट लिख लेना कि इसने स्ट्रीमलाइन किया था आर्बिट्रेशन को, ठीक है जी, और इसने बताया था कॉम्पिटेंसी दे दी थी ट्रिब्यूनल को। 2015 वाले में ये लिखना कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो आया, इसने क्या किया, इसने फैसिलिटेट और एनकरेज किया एडीआर मैकेनिज्म को, स्पेशली आर्बिट्रेशन, और इसने ये बताया कि डिस्प्यूट को सेटल भी कर सकते हैं यूजर फ्रेंडली तरीके से, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, ये जल्दी आर्बिट्रेशन में केसेस को सॉल्व करो। 2015 को इस उद्देश्य से लाया गया, क्योंकि हम क्या बनना चाहते थे, इंडिया इज कमिटेड टू इंप्रूव इट्स लीगल फ्रेमवर्क, ताकि जो डिस्पोजल ऑफ केसेस डिले होती है, जो देरी होती है केसेस को डिस्पोज करने में, वो देरी ना हो। इस चीज पे फोकस करने के लिए क्या बोला गया, इसको लाया गया। आई बात समझ में, बोलो भाई। फर्दर और क्या किया गया, बढ़ावा देने के लिए द प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन इंडिया by strengthening Indian arbitral institutions has been identified critical to the dispute resolution through arbitration। ये भी देखा गया कि इंडिया के जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि क्या हो जी, अच्छे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हो सके। इस चीज पे भी ध्यान दिया गया। कह रहे ये देखा गया कि ऑल्दो थ्रू आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन वर्किंग इन इंडिया,
काम तो कर रहे थे बट पार्टीज इनके पास जाना पसंद नहीं करती थी। who have leaned in favor of ad hoc arbitration और arbitral institution located abroad। ये पार्टीज हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट तो करते थे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, बट स्टिल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के पास पार्टीज नहीं जाती थी, बल्कि वो एडहोक का मतलब होता है वन टाइम, अभी पढ़ा भी दूंगा, कि वो अपना खुद का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे, या मान लो वन टाइम आर्बिट्रेशन या दूसरे देश में जाना प्रेफर करते थे। तो हमने देखा भाई अपने यहाँ क्या खामियां है, क्या कमियां है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रोड ब्लॉक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जो भी रुकावटें आ रही थी उनको दूर करने के लिए इश्यूज को ढूंढा गया कि इंडियन आर्बिट्रेशन में क्या दिक्कत आ रही है और एक आगे का रोड मैप क्या है जिससे हम इंडिया को आर्बिट्रेशन का हब बना सकें कि इंडिया में आओ। अभी तो क्या है, इंडिया वाले बाहर जा रहे, बल्कि हम ये चाहते थे कि इंडिया वाले इंडिया में भी करवाएं आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल पार्टीज भी यहाँ आकर के क्या करवाए, आर्बिट्रेशन करवाए। अब ये दूसरा हिस्सा पूरा हो जाता है यहाँ पे। ये 2015 में चेंजेस थे कि कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया, यूजर फ्रेंडली बनाया गया, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल के लिए बोला गया। यहाँ से तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है जो आपको 2019 की अमेंडमेंट तक लेकर के जाएगा, कि जब ये देखा गया कि स्टिल हमारे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी, जिसमें चेयरमैनशिप किसको सौंपी गई, जस्टिस BN श्री कृष्ण को, फॉर्मर जज थे जो सुप्रीम कोर्ट के। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2017 को दी और इस रिपोर्ट में ये बोला गया क्या, विद व्यू टू स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इन द कंट्री, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ जो क्या करे जी, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग करे और आर्बिट्रेटर्स को भी एक्रीडिएशन का मतलब सर्टिफाई करे। समझ गए किस बॉडी की बात हो रही है? वहां भी पढ़ा था, 2019 में आए थे आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस रिकमेंडेशन पे आई थी। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि कुछ अमेंडमेंट लेकर के आना इस एक्ट में ताकि पार्टीज को कोर्ट जाने की जरूरत कम पड़े, और कोर्ट जाए भी तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करवाने के लिए जब जा रहे हैं ऐसी चीजें लेकर के आओ। और इनकी रिकमेंडेशंस को चेक करके और इंडिया को इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का हब बनाने के लिए, डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों चीजों के लिए, एक और अमेंडमेंट आई, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 डन। तो इसमें ACI की बात हुई थी, ये तीसरा हिस्सा पूरा होता है। एंड फोर्थ एंड लास्ट हिस्सा ये है, ये एक और अमेंडमेंट आई सेक्शन 36 में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के 2021 में। इस अमेंडमेंट में ये बोला था जहां कोर्ट को लगता है, कोर्ट को सही लगता है, ठीक है जी, क्या सही लगता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसके बेसिस पे अवार्ड बना है या अवार्ड को बनाते समय कोई करप्शन हुई है तो वो अवार्ड पे स्टे लगा सकते हैं, ठीक है जी, अंडर सेक्शन 34 का यूज करके। डन, ये 2021 की अमेंडमेंट थी। ओके जी, यहां तक लिखना है, यहां से यहां तक। अगर क्वेश्चन बने कि आर्बिट्रेशन एक्ट की डेवलपमेंट कैसे हुई, आर्बिट्रेशन की नहीं, वो आ जाए तो ऊपर वाले में से भी उठाना और यहां से भी, सिर्फ पूछे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की डेवलपमेंट कैसे हुई 1996, तो ये 4 हिस्सों में बांटना है। 1996 ने बताया आर्बिट्रेशन के लिए जुरिसडिक्शन पे रूलिंग कर सकती है, 2015 ने बताया था यूजर फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपीडिशियसली, 2019 ने ACI की स्थापना के बारे में बताया, 2021 ने 36 के बारे में बताया। ओके जी, और ये लिखा गया था उस समय पे कि हम क्लैरिफाई कर देते हैं, ये जितने भी चेंजेस आए हैं ये वाले, ये आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, 36 में पढ़ लिया कि सारी आर्बिट्रेशन पे लागू होंगे, चाहे 2015 से पहले शुरू हुई है या बाद में शुरू हुई। अब आपके पास पूरा 4-5 मिनट का समय है, इसको प्रॉपर पढ़ लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ जी, पूछना है कुछ? एडहोक अभी हम पढ़ लेंगे, एडहोक आर्बिट्रेशन क्या होती है, ये रहा। अब सुनो भाई, आर्बिट्रेशन कैसी कैसी होती है, तो अलग अलग। सबसे पहले एडहोक, ये ऐसी आर्बिट्रेशन है जिसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रेदर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब देखो एक तो होता है कि इंस्टीट्यूशन ने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, आप अपना डिस्प्यूट लेकर के जाओ, वो आपकी आर्बिट्रेशन करवा देंगे। एडहोक आर्बिट्रेशन, एडहोक वर्ड यूज होता है वन टाइम के लिए, सिंगल टाइम के लिए। एडहोक आर्बिट्रेशन वो है, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों का डिस्प्यूट और हमने हमारे एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा है, हमारा आर्बिट्रेटर कैसे आएगा, वो डिस्प्यूट को कैसे सोल्व करेगा, ये सब कुछ हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी आर्बिट्रेशन पे अप्लाई हो रहा है और कहीं तो नहीं हो रहा। तो ये लिखा है कि ये कोई ऐसी आर्बिट्रेशन नहीं है जो कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, बल्कि यहाँ पे कितने आर्बिट्रेटर होंगे, सिलेक्शन का मोड क्या होगा,
आर्बिट्रेशन कैसी करवाई जाएगी, ये सब कुछ पार्टीज डिसाइड करती हैं और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भी पार्टीज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया एडहॉक। ये एक बार आपने बताया कैसे आर्बिट्रेशन होगी, वैसे हो गई बात खत्म। दूसरा डोमेस्टिक, जिसमें दोनों पार्टीज इंडिया की हैं। ऐसी आर्बिट्रेशन जिसमें डिस्प्यूट इंडियन लॉ के अनुसार डिसाइड होता है क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन इंडिया में ही अराइज हुआ है, तो ये क्या है जी, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यहाँ दोबारा नहीं पढ़ा रहा कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वो है जिसमें से एटलीस्ट वन पार्टी क्या हो, ऐसी हो। डन। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन वो होती है जो आप आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से करवाते हो। इन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन द मैटर इज टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय एस्टेब्लिश्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, जो बनी हुई है उनके द्वारा ये होता है। समझ गए? बोलो भाई। डन। क्लियर? ठीक है जी। इसके बाद हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया था। एक आर्बिट्रल अवार्ड में आप लोग बता रहे थे कि टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड करके एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि केस स्टडीज को, ये जो केस लो दिए गए हैं इनको छोड़ के कुछ भी पेंडिंग है तो बता देना। ये और मैं आपको बता देता हूं, बस बातें नहीं भाई। एक ये छोटा सा टॉपिक और पेंडिंग है कि आर्बिट्रल अवार्ड कौन से होते हैं, और सही बताऊं ये आपको ऑलरेडी पता है। इंटरिम अवार्ड क्या है जी, जो इन बिटवीन एक ट्रिब्यूनल में जब प्रोसीडिंग्स चल रही है उस दौरान इन बिटवीन एक अवार्ड दिया जाए कुछ पर्टिकुलर मैटर को डिसाइड करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इंटरिम अवार्ड कहलाता है। एंड आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, ये हमें पता है। फाइनल अवार्ड सबको पता होगा, जो डिस्प्यूट को खत्म कर दे। एडिशनल पढ़ा था कि अगर पार्टीज ने कुछ और एग्री ना कर रखा हो तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस दे करके सेक्शन 33 के तहत विद इन 30 डेज डिमांड कर सकती है। अवार्ड मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या कह सकती है ट्रिब्यूनल को कि एक एडिशनल अवार्ड इशू कर दो जी, क्योंकि जो हमने क्लेम्स आपके पास दिए थे उनमें से कुछ चीजों पे आपने अभी डिसीजन नहीं दिया है, और अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है तो वो 60 डेज के अंदर एडिशनल अवार्ड दे देते हैं। याद आया? सेटलमेंट अवार्ड याद है, जब पार्टीज खुद से डिसाइड कर ले कि हमें सेटलमेंट करनी है, यानी कि विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में यूज मीडिएशन, कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स टू एनकरेज सेटलमेंट। कि पार्टीज चाहे तो आपस में एग्री कर करके, दैट इज पार्टीज ने अगर एग्री कर लिया है तो उस बेसिस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है जी, मीडिएशन, कंसिलिएशन करवा करके, या पार्टीज खुद से कर ले सेटलमेंट तो सेटलमेंट हो सकती है। और एक अवार्ड जो दिया जाता है, एक अवार्ड अगर पार्टीज ने खुद ने डिस्प्यूट सेटल कर लिया तो ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स खत्म करती है और पार्टीज के रिक्वेस्ट पे ट्रिब्यूनल को दिक्कत नहीं होती, तो उसी सेटलमेंट को एक अवार्ड में नोट कर देती है, और वो क्या कहलाता है फिर, सेटलमेंट अवार्ड कहलाता है। एंड फाइनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जो फाइनली डिटरमाइन कर देगा सारे डिस्प्यूट्स किसमें, पार्टीज में। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई। डन? ओके जी। इसके अलावा लगता है जी कोई टॉपिक पेंडिंग है तो पेज नंबर बता दो। आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल दिया है उसी को हम कवर अप कर रहे हैं। पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगा। पूरा रिवाइज करके आना, अच्छे से पहले बता रहा हूं, तभी पार्ट 2 जल्दी समझ में आएगा। अभी के लिए इतना डिस्कशन करेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।